नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुपर टेट 2021 प्राथमिक और जूनियर दोनों ही शिक्षक भर्तियों के लिए समान रूप से यहाँ पर सभी 14 विषयों को यानी पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए हर सेक्शन से प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक ही टेस्ट सीरीज में प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए टेस्ट सीरीज की ये अगली श्रृंखला है। और पिछले ही श्रृंखलाओं की तरह आशा करता हूँ ये श्रृंखला भी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों हमारा फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जा करके उनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी टेट के लिए, चाहे सी टेट के लिए, चाहे सुपर टेट के लिए। इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके लिए आपको आप ट्रिक बता रहा हूँ, PECS। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक हो गया, सोशल सामाजिक हो गया, ठीक है, इमोशनल संवेगात्मक हो गया और फिजिकल शारीरिक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर? पहला वाला, फर्स्ट वाला, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। PECS, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल। आप ये याद रखिएगा इस ट्रिक से। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, जिसमें 6 से 9 तक वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 तक उत्तर बाल्यावस्था। इसी तरह से शैशवावस्था। देखिए, जो जीन पियाजे ने जो 4 चरणों में डिवाइड किया है संज्ञानात्मक क्षेत्र को, संज्ञानात्मक आँख को आधार बनाते हुए, वह अलग चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर जो अलग डिवीजन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। बच्चा जब होता है पूर्व बाल्यावस्था में तो उसे खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, एक अनुकरण वाली अवस्था होती है और इसी तरह से सामूहिकता की भावना होती है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता अगर आपसे पूछा जाए तो सामूहिकता की भावना, समूह बनाने की भावना। बी आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। यानी इसमें क्या छिपा हुआ है, किसकी वजह से ऐसा माना जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है? पुनर्बलन की कमी, अनुभव की कमी, जीवों की सुस्ती या फिर अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। मुझे लग रहा है इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग दे लेंगे। अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, यानी जो जैविक सीमाएं हैं मछली के लिए, ठीक है, वो उड़ नहीं सकती है और इसी तरह से उल्लू, इस तरह से उसको बनाया गया है कि वह पानी में तैर नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अधिगम पर, सीखने पर, शिक्षण प्रक्रिया में जैविक सीमाओं का भी प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ठीक है, जीन पियाजे पूर्व संक्रियात्मक स्तर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो चारों ही उनके स्तर है उसमें क्या क्या विशेषता है, बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, यानी केंद्रीकरण है। ठीक है, केंद्रीकरण हो गया और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो इसको पियाजे ने क्या कहा है? केंद्रीकरण। ठीक है, संरक्षण, क्रमबद्धता, अनुकूलन, इसको भी हम देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पियाजे के द्वारा। बी हमारा, सेकंड हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। ठीक है, अगर पहले सीखा गया कार्य नए सीखे गए कार्य में अगर सहायता उत्पन्न करता है तो सकारात्मक स्थानांतरण होगा अधिगम का,
और अगर बाधा उत्पन्न करता है तो यह नकारात्मक स्थानांतरण होगा अधिगम का। सेकंड बी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी का है, विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। ठीक है, तो निषिद्ध विहित ये बिल्कुल सही आपका है। पदारूढ़ और पद से च्युत मतलब एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है ये। प्रवृत्ति या फिर निवृत्ति ये भी बिल्कुल एक दूसरे का जस्ट विलोम शब्द है। निर्भीक और शूरवीर ये समानार्थक हैं, यानी दोनों के एक ही अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर विलोम की दृष्टि से असंगत हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसका अध्ययन यानी सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान, इनमें से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, यानी जहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें आकर के मिलती हैं, मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र। आसान सा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आप मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर डी या फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी का है। मोहन ने किसान की, यहाँ पर आप कोई भी नाम ले लीजिए, मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड कर देता हूँ। एक्स वाई जेड ने किसान की जमीन हथिया ली। हथिया शब्द में क्रिया चुनिए। ये जो हथिया शब्द है इस वाक्य में मोहन ने किसान या एक्स वाई जेड ने किसान की जमीन हथिया ली, हथिया शब्द किस प्रकार का क्रिया है? नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया वे क्रिया होते हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाता है। संयुक्त क्रिया जहाँ पर एक से अधिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नाम धातु क्रिया यानी जहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया की तरह प्रयोग कर लिया जाए, तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है, जैसे हथिया, हथिया ली। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण पद चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐश्वर्य, कंठोष्ठ, गुणशाली और उन्नति। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, गुणशाली जो तीसरा वाला ऑप्शन है आपका, ये विशेषण पद है, विशेषण शब्द है। ठीक है, शेष जो तीनों आपके हैं इन्हें आप संज्ञा शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण पद के अंतर्गत जो है थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ जो शब्द होते हैं कभी कभी संज्ञा की तरह लगते हैं, लेकिन अगर वे क्रिया की विशेषता बताते हैं वाक्य में तो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, और इसी तरह से सर्वनाम की परिभाषा आप सभी जानते हैं, संज्ञा। इसके अलावा अव्यय हो गया। तो ये सारे जो भी टॉपिक है ऑलरेडी कवर करवाए गए, हिंदी वाले सेक्शन में आप जाकर के देख लीजिएगा, डिटेल्ड में करवाया गया है। बाकी यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। विशेषण पद चुनिए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो गुणशाली यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सची गोज अब्रॉड लास्ट ईयर, सची विल गो अब्रॉड लास्ट ईयर, सची विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, सची विल बी गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। यानी सची जो है अगले साल जा रही होगी या फिर जाएगी बाहर। अब्रॉड मतलब बाहर हो गया। ठीक है, बाहर के देश में या फिर कहीं बाहर। तो सची जो है अगले साल नेक्स्ट ईयर बाहर जाने वाली है, या बाहर जाएगी, या बाहर जा रही होगी। ये तीनों ही एक तरह के वाक्य। कभी कभी क्या होता है ना, बाहर जाने वाली है, आपको लगेगा ये तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल में है, जबकि ये भविष्य काल में है, जाने वाली है, फ्यूचर टेंस में है। ये थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। केवल आप लोग जो सहायक क्रिया होती है उसको देख करके मत जज किया करिए। आप लोग वाक्य सेंटेंस की प्रवृत्ति को समझा करिए। कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर, कांटे और पास्ट। ठीक है, किस तरह से इन्हें पहचाना जाता है।
तो ऑलरेडी इनके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको सभी को समझ में आ गया होगा पहला वाला क्यों सही नहीं है। अब गोज ये आपका प्रेजेंट की बात की जा रही है, लास्ट ईयर, तो ये नहीं हो सकता है ना, ठीक है। प्रेजेंट में लास्ट कहाँ से आ जाएगा, लास्ट ईयर। सची विल गो अब्रॉड लास्ट ईयर, ये फ्यूचर की बात, यहाँ फ्यूचर का, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब बाय विल, और यहाँ पर लास्ट ईयर, ये भी बिल्कुल गलत है। इसी तरह से आपको पहचानने होते हैं। सची विल बी गो, ठीक है, तो यहाँ पर विल बी के साथ गो नहीं बल्कि गोइंग आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, सची विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न विकल्प में नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है। नित्य बहुवचनांत का मतलब हो गया कि जो हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, आंसू, व्याख्याता, अक्षत, दर्शन। आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करिए, और अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए। साथ में आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ। और हर संभव प्रयास होता है मित्रों कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो, बल्कि हर प्रश्न में और भी कई सारे प्रश्न इंक्लूड करते हुए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला यह आपके लिए प्रस्तुत की जाए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो। बाकी केवल व्यूज का केवल स्टडी मटेरियल या फिर रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहना, उससे फ़ायदा नहीं। आप लोग सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, टेस्ट सीरीज हमारा आप रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करते रहिए, ठीक है। इसी तरह से यूपी टेट सीटेट के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाए हैं, और यहाँ पर फिलहाल में सुपर टेट की जो है टेस्ट सीरीज श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कुछ और शब्द लिख रहा हूँ, प्राण, होश, समाचार, आंसू, अक्षत, दर्शन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। तो हमेशा बहुवचनांत में प्रयोग व्याख्याता का नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर समाचार की जगह समाचार पत्र होता तो ये एक वचन में प्रयोग किया जाता। आगे हम चर्चा करेंगे सदैव एक वचन वाले शब्द। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 5 मीटर चौड़ी 2 सड़कें 70 मीटर लंबे तथा 45 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं तथा उद्यान की दीवारों के समांतर हैं। आपको बताना है ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़कें बनाने की लागत कितनी होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम, ये हमारा उद्यान हो गया इस तरह से आयताकार, ठीक है, और इसके बीच में जो है ये सड़क इस उद्यान के समानांतर, और इस तरह से ये सड़क गुजर रही है। यहाँ पर देखिए 2 बार आपको यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं इस तरह से, ठीक। यानी इसको आपको एक बार ही कैलकुलेट करना है, या तो इसके साथ कर लीजिएगा या फिर इसके साथ कर लीजिएगा। इसके साथ कर लेंगे तो फिर दोबारा आप इसको नहीं लेंगे, फिर आप यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे इसका क्षेत्रफल, और यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ। इसके बाद ये हो गया हमारा सड़क, इस तरह से हो गया, ठीक। तो ये 5 मीटर चौड़ी है, 2 समकोणिक सड़कें 70 मीटर लंबे तथा 45 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं तथा उद्यान की दीवारों के समांतर हैं। ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़कें बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। वर्ग मीटर मतलब हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए जो है ₹100 खर्च है सड़कें बनाने का। तो यहाँ पर आपको पता करना होगा कि यहाँ पर सड़क की कुल कितने सड़क के लिए कुल कितना क्षेत्रफल यहाँ पर हो रहा है। जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, जो सड़क की चौड़ाई है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये लंबाई कितनी होगी, मान लीजिए मैंने ये लंबाई ले लिया पूरा, ये लंबाई कितनी है 70 मीटर, और ये चौड़ाई कितनी है 45 मीटर। पहले मैंने इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसका कर लेते हैं पूरा,
तो यहाँ पर देख लीजिए 70 लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 350 वर्ग मीटर। ठीक, अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसको। मतलब ये बीच वाला पार्ट आपको नहीं लेना है, मतलब ये इतना पार्ट लेना है। हम क्या करते हैं, इसमें पहले पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से ये जो बीच वाला क्षेत्रफल इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, एक ही बात होगी। पूरे का क्षेत्रफल मतलब हो गया, ये लंबाई कितनी है 45 और चौड़ाई कितनी हो गई इस सड़क की 5, तो 45 इंटू 5, ये कितना हो गया 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22। ठीक, तो इस पूरे सड़क की जो ये बीच वाला पार्ट है ना, ऑलरेडी इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है एक बार। इसमें ये हमें पार्ट फिर से नहीं लेना है, केवल हमें ये बाहर वाला लेना है। तो हम इस पूरे में से क्या करेंगे, ये वाला माइनस कर देते हैं पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना है आप बताइए, ध्यान से बताइए आप सभी लोग। 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से, यही तो है ना, ये 5 5 ही तो है ना चारों तरफ से। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, मतलब 25 हो गया। 25 आप माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो ये 200 हो गया। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। ये कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, 200 वर्ग मीटर, यानी ये जो पार्ट था इसका क्षेत्रफल 350 आ गया, और ये इतना पार्ट ये 200 आ गया। हमें कुल सड़क का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर। 350 और 200 ये हो गया 550 वर्ग मीटर, यानी सड़क का जो कुल क्षेत्रफल है ये आ गया 550 वर्ग मीटर। अब आप मुझे बताइए, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल सड़क बनाने का जो खर्च है 100 रुपये है, तो 550 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा, एक का पता है आपको 550 का निकालना है। इसमें आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 550 हो गया, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, मतलब 55,000। अब आप लोग मुझे बताइए इस प्रश्न में कोई भी डाउट्स है, अगर आपको है एक बार आप फिर से देख लीजिए इतना पार्ट जो सोल्यूशन वाला पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और इसको एक बार आप लोग कॉपी पेन से अपने कॉपी पे आप अपने पेन से एक बार सॉल्व करके देखिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में इस तरह का प्रश्न आता ही आता है। इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 55,000। ठीक है, 55,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला सी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से हिंदी का है, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है इसमें से। पहला वाक्य मैं मेरे घर जाऊंगा, दूसरा है तुम तुम्हारा काम करो, तीसरा है हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, चौथा है यह वाकई एक गंभीर समस्या है। अगर आप पहला वाला वाक्य ध्यान से देखेंगे, लिखा है मैं मेरे घर जाऊंगा, मैं के साथ मेरे नहीं लगता है, मैं के साथ अपने, मैं अपने घर जाऊंगा या हम हमारे घर जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं अपने घर जाऊंगा यहाँ पर होना चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो, तो यहाँ पर तुम के साथ अपना, तुम अपना काम करो। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग केस वगैरह अगर आप पढ़े होंगे, कारक पढ़े होंगे इंग्लिश वाला, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और कुछ टिप्स यहाँ पर होते हैं शुद्ध वाक्य चुनने के लिए, आपको इसी तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तीसरा वाला वाक्य है हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यह वाकई एक गंभीर समस्या है। वाकई लिख दीजिए या फिर वास्तव लिख दीजिए, यह वास्तव में एक गंभीर समस्या है या फिर यह वाकई एक गंभीर समस्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल फोर्थ वन आपका हो जाएगा राइट आंसर। एक प्रश्न आप और देख लीजिए यहाँ पर, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सूर्यचाप, सप्तवर्ण, घन कोदंड और अमरेश्वर। यहाँ पर देखिए ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं, सूर्यचाप, सप्तवर्ण और ये घन है, इसको आप घन कर लीजिएगा, घन कोदंड, ये तीनों ही इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्याय हैं।
लेकिन अमरेश्वर ये इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अभी प्रश्नों की संख्या मैं कम ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 20 मिनट का 18 मिनट का इतना ही लंबा वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए, उसके बाद फिर मैं 1-1 घंटे का वीडियो लेकर के आऊँगा और 1 घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन, और उस 50 क्वेश्चन में भी कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन पर क्वेश्चन के साथ और इंक्लूड करते हुए 200 से 250 प्रश्न कम से कम कवर हो, तब तो भैया हमारे समय का सदुपयोग हो रहा है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे, आधा घंटे, 20 मिनट समय देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह आपके सामने आना चाहिए। शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले श्रृंखला में देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में हमारे चैनल से, हमारे ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग ज़रूर जुड़ें।